नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं ब्रजनंदन। अब हम क्लास 11th की बुक प्रोज के चैप्टर नंबर 5 द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की विभिन्नता और एकता का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो आइए इसके सेकेंड पार्ट का अध्ययन हम शुरू करते हैं। डिफरेंसेस मीन्स अंतर या विभिन्नता। बिग और स्मॉल कैन बी नोटिस्ड इवन विथ इन ए नेशनल ग्रुप। बिग और स्मॉल छोटे या बड़े, और ऑलवेज हमेशा नोटिस मीन देखे जा सकते हैं। विभिन्नताएं छोटी या बड़ी हमेशा देखी जा सकती हैं। विथ इन ए नेशनल ग्रुप, एक राष्ट्रीय समूह में भी, एक राष्ट्रीय समूह में भी छोटी या बड़ी विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, हमेशा देखी जा सकती हैं। हाउ एवर क्लोजली बाउंड टुगेदर इट मे बी, चाहें, हाउ एवर मीन्स चाहें ये ग्रुप कितना ही निकट से, मतलब कितना ही बंधा हुआ आपस में क्यों ना रहा हो। अर्थात चाहे ये ग्रुप या चाहे ये समूह कितनी भी एकता में क्यों ना बंधा हो, विभिन्नताएं छोटी या बड़ी हमेशा देखी जा सकती हैं, एक राष्ट्रीय ग्रुप में भी, एक राष्ट्रीय समूह में भी, चाहे वे कितनी ही निकटता से आपस में बंधा हुआ क्यों ना हो। द इसेंशियल यूनिटी ऑफ दैट ग्रुप बिकम्स एप्रियंट। आवश्यक, इसेंशियल मीन्स आवश्यक, आवश्यक एकता ऑफ दैट ग्रुप, उस समूह की आवश्यक एकता बिकम्स एप्रियंट। एप्रियंट मीन्स प्रकट हो जाना, प्रकट हो जाती है। उस ग्रुप की आवश्यक एकता प्रकट हो जाती है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू अनदर नेशनल ग्रुप, जब इसकी तुलना, कंपेयर्ड मीन्स तुलना, जब इसकी तुलना किसी दूसरे राष्ट्रीय समूह से की जाती है। अर्थात जो ग्रुप हैं, जितने भी समूह हैं हमारे देश में, जितने भी समूह बन जाते हैं तो उनमें आपस में भी मतभेद हो सकते हैं, छोटे या बड़े, चाहे कितने पास क्यों ना हो। लेकिन जब हम किसी दूसरे राष्ट्र से उसकी तुलना करते हैं तो उसकी एकता जो है क्या हो जाती है, हमें प्रतीत हो जाती है, हम उसको देख पाते हैं। थो ऑफन द डिफरेंसेस, यद्यपि अक्सर, द डिफरेंसेस वे भिन्नताएं, दो यद्यपि अक्सर ये विभिन्नताएं, बिटवीन टू एडजॉइनिंग ग्रुप्स, ये विभिन्नताएं होती हैं दो ग्रुपों में, बिटवीन टू एडजॉइनिंग ग्रुप्स, दो समूह में, जो बराबर की, जो पास पास के समूह होते हैं उनमें दो विभिन्नताएं होती हैं। फेड आउट, कम हो जाती हैं या क्षीण हो जाती हैं, फिर समाप्त हो जाती हैं, और इंटरमिंगल, या फिर उसमें ही मिल जाती हैं। जो विविधताएं होती हैं और जो ग्रुप जो समूह साथ साथ होते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, या फिर वो उनमें ही मिल जाती हैं। नियर द फ्रंटियर्स, सीमा प्रांतीय क्षेत्रों में, सीमा प्रांतीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में जो ग्रुप होते हैं तो उनकी जो समानताएं हैं तो समाप्त हो जाती हैं, या फिर वो आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। एंड मॉडर्न डेवलपमेंट आर टेंडिंग टू प्रोड्यूस ए सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एवरीवेयर। और मॉडर्न डेवलपमेंट्स मीन्स विकास, और आधुनिक विकास, आर टेंडिंग टू प्रोड्यूस, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, आधुनिक विकास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ये सर्टेन यूनिफॉर्मिटी, और उनमें एक निश्चित एकरूपता प्रत्येक जगह आ जाती है। एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, और उनमें प्रत्येक जगह एकाग्र एकता निश्चित ही उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। जब दो ग्रुप होते हैं तो क्या होता है कि उनमें कुछ भिन्नता होती हैं, लेकिन क्या होता है, जो सीमा प्रांत के क्षेत्र होते हैं आसपास के, उनमें वो आपस में दोनों की योग्यता हैं, जो विभिन्नताएं मिल जाती हैं, और आधुनिक विकास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और एक रूपता, वहाँ पर भी एक निश्चित एक रूपता आ जाती है। अर्थात वो दोनों जो समूह होते हैं एक जैसे ही हो जाते हैं। इन एंशियंट एंड मेडिएवल टाइम्स, मेडिएवल्स मध्य युग, और एंशियंट प्राचीन युग, प्राचीन युग में और मध्य युग में, द आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशन वाज नॉन एग्जिस्टेंट। आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशन, आधुनिक राष्ट्र का
विचार, आधुनिक राष्ट्र का विचार वाज नॉन एग्जिस्टेंट, अस्तित्व में नहीं था। नॉन एग्जिस्टेंट मीन्स अस्तित्व में नहीं था। आधुनिक राष्ट्र का विकास मध्य युग में और प्राचीन युग में अस्तित्व में नहीं था। एंड फेडुअल, फेडुअल मीन्स सामंतशाही, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, रेशियल जातिगत और कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, बॉन्ड्स मीन्स बंधन, हैड मोर इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण थे। आधुनिक राष्ट्र का विकास मध्य युग में और प्राचीन युग में नहीं था और उस जगह क्या थे, सामंतशाही थी और धार्मिक और जातीय या फिर सांस्कृतिक बंधन को अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता था। यट आई थिंक, फिर भी मैं सोचता हूँ, यट आई थिंक फिर भी मैं सोचता हूँ, दैट एट ऑलमोस्ट एनी टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मैं सोचता हूँ कि लगभग किसी भी समय, एनी टाइम किसी भी समय या किसी भी दौरान, इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री लिखित इतिहास में, एन इंडियन वुड हैव फेल्ट मोर और लेस एट होम इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी समय लिखित इतिहास में जो हमें ज्ञात है उसके अनुसार कि एक भारतीय को वुड हैव फेल्ट, एक भारतीय ने महसूस किया होगा, मोर और लेस कम या अधिक, कम या अधिक, एट होम घर जैसा माहौल, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भारतीय ने भारत के किसी भी भाग में, चाहे वो रह गया हो, किसी भाग में रहा हो गया हो, तो उसने घर जैसा कम या ज़्यादा महसूस किया होगा। एंड वुड हैव फेल्ट एज ए स्ट्रेंजर एंड एलियन, और उसने महसूस किया होगा, एंड वुड हैव फेल्ट, और उसने महसूस किया होगा, एज ए स्ट्रेंजर, एक अजनबियत या एक अजनबीपन, एंड एलियन या फिर एक विदेशी भावना, इन एनी अदर कंट्री, किसी दूसरे देश में। अर्थात नेहरू जी का ये यहाँ पर कहना है कि यदि हम इन एन इंडियन वुड हैव फेल्ट मोर और लेस होम, हम अपने देश से किसी भाग में चले जाएं तो हमें क्या लगेगा, अपना घर जैसा ही लगेगा, और यदि हम किसी दूसरे देश में चले जाएं, एलियन मीन्स विदेश में, यदि हम किसी विदेश में चले जाएं या किसी दूसरे देश में चले जाएं तो हमें क्या महसूस होगा, एक अजनबीपन सा हमें महसूस होगा। ही वुड सर्टेनली फेल्ट लेस ऑफ ए स्ट्रेंजर इन कंट्रीज, हाँ हिंदी निकालते मेरे से हिंदी हम, ही वुड सर्टेनली हैव फेल्ट, उसने निश्चय ही महसूस किया होगा, उसने निश्चय ही महसूस किया होगा, अवश्य ही महसूस किया होगा ये, लेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, कुछ कम अजनबीपन या कुछ परायापन कम महसूस किया होगा, इन कंट्रीज, उन देशों में, विच हैड पार्टली एडोप्टेड हिज कल्चर और रिलीजन, जिस देश ने उसके देश के कुछ संस्कृतियों को या धर्मों को स्वीकार कर लिया होगा। अर्थात ये नेहरू जी कहना चाहते हैं कि ऐसे देश में उसे कुछ कम परायापन लगेगा जिस देश के लोगों ने कुछ कम उसके देश की संस्कृति को और उसके देश के धर्मों को स्वीकार कर लिया होगा, वहाँ पे कम अजनबीपन महसूस होगा। दोज हु प्रोफेस्ड ए रिलीजन, वे व्यक्ति जिन्होंने प्रोफेस्ड ए रिलीजन, एक धर्म को स्वीकार कर लिया होगा, अपना लिया होगा, प्रोफेस्ड मीन्स अपना लिया होगा, ए रिलीजन ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति भारत से अलग हुई है। वे व्यक्ति जिन्होंने कि ऐसे धर्म को अपना लिया होगा जिसकी उत्पत्ति भारत से बाहर हुई है, नॉन इंडियन ओरिजिन, जिस धर्म का जो है उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है, उस धर्म को अपनाया हुआ, उन लोगों के लिए कह रहे हैं अब ये नेहरू जी। एंड कमिंग टू इंडिया, और वे भारत आए होंगे। बिना भारत के धर्म के लोग जिन्होंने कि क्या कहते हैं कोई ऐसा धर्म मानते हों जो जिसकी धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई हो और वे भारत में आए हों, सेटल्ड डाउन देयर, और वे वहीं पर बस गए हों। सेटल डाउन मीन्स बस गए हों। ऐसे धर्म के लोग, जो धर्म हमारे देश से बाहर अस्तित्व में आया है, और ऐसे लोग जो भारत आए हों और वे भारत में ही बस गए हों, बीकेम डिस्टिंक्टिवली इंडियन,
इन द कोर्स ऑफ ए फ्यू जनरेशन। ए फ्यू जनरेशन मीन्स कुछ पीढ़ियों के बाद। और बीकम मीन्स बन गए। डिस्टिंक्टली मीन्स स्पष्ट रूप से। वे कुछ पीढ़ियों के बाद वास्तव में भारतीय ही बन गए। ऐसे लोग जो बाहर से आए थे, उनका धर्म भी और था और वो यहाँ पर रहने लगे, तो वो क्या हो गए, भारतीय ही बन गए। जैसे अंग्रेज थे या फिर जैसे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत से लोग आए थे, जैसे मदर टेरेसा थी, तो वो क्या हो गए, यहाँ पर इंडियन ही हो गए, अर्थात वे भारतीय हो गए, चाहे उनका धर्म कोई सा भी रहा हो। सच एज क्रिश्चियंस, जैसे कि क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस मीन्स ईसाई, जैसे कि ईसाई। ज्यूज यहूदी। पारसीस पारसी। मुस्लिम्स मुस्लिम। ये जो धर्म है जिनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं या फिर मुस्लिम हैं, ये कैसे धर्म थे, इनकी उत्पत्ति भारत से बाहर हुई थी। तो इन्हीं के बारे में समझा रहा है मुझे। इंडियन कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दीज रिलीजन्स। इंडियन कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दीज रिलीजन्स। भारतीय लोग कुछ इन धर्मों में बदल गए। नेवर सीज टू बी इंडियंस, वह भारतवासी ही बने रहे, अर्थात उन्होंने भारतवासी बनना कभी भी नहीं छोड़ा। इन स्पाइट ऑफ ए चेंज ऑफ फेथ। इन स्पाइट मीन्स के बावजूद, चेंज ऑफ फेथ धर्म के बदलने के बाद भी क्या हुआ, वह भारतवासी ही बने रहे। ऑल दीज वर लुक्ड अपॉन इन अदर कंट्रीज एज इंडियंस एंड फॉरेनियर्स। ऑल दीज वर लुक्ड अपॉन अदर कंट्रीज, ये सब लुक्ड अपॉन माने जाते थे अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, ये सब दूसरे देशों में माने जाते थे। अगर जो यहाँ पे जो आए थे, जिन्होंने जो धर्म अपना लिया उन्होंने, तब भी क्या करते थे, दूसरे देशों में ये माने जाते थे एज इंडियंस, भारतीय ही, और फॉरेनियर्स अर्थात विदेशी भी। इवन थो देयर माइट हैव बीन ए कम्युनिटी ऑफ फेथ बिटवीन देम। दो मीन्स यद्यपि, माइट रही हो कम्युनिटी, धर्म, भले ही उन दोनों, कम्युनिटी मीन्स समुदाय और फेथ मीन्स धर्म, भले ही उन दोनों समुदायों के बीच धर्म की समानता रही हो, अर्थात हमारे देश की एकता में धर्म कभी भी बाधक नहीं रहा। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझाया। टुडे व्हेन द कंसेप्शन ऑफ नेशनलिज्म हैज डेवलप्ड, आजकल, आज जब राष्ट्रीयता का जो भावना है वह विकसित हो चुकी है, आज जब राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो चुकी है, मच मोर, बहुत अधिक, आज जब राष्ट्रीयता की बहुत अधिक भावना उत्पन्न हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज इनविटेबली फॉर्म ए नेशनल ग्रुप। भारतीयों ने विदेशों में स्पष्ट रूप से, इनविटेबली मीन्स स्पष्ट रूप से, राष्ट्रीय ग्रुप निर्माण कर लिए हैं, बना लिए हैं। जब राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो चुकी है तो भारतीयों ने विदेशों में भी क्या किया है, अपने राष्ट्रीय ग्रुप बना लिए हैं। एंड हैंग टुगेदर, और साथ साथ रहते हैं, फॉर वेरियस पर्पज, बहुत से उद्देश्यों के लिए। वेरियस मीन्स बहुत से, विभिन्न, पर्पोजेज मीन्स उद्देश्यों के लिए। आज विदेशों में जो इंडियन लोग रहते हैं उन्होंने भी अपने विशेष समूह के लिए, विशेष उद्देश्यों के लिए अलग अलग ग्रुप बना लिए हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर इंटरनल डिफरेंसेस, इन आंतरिक और डिफरेंसेस विभिन्नताओं, आंतरिक विभिन्नता के बावजूद उन्होंने जो है अपने राष्ट्रीय ग्रुप बना लिए हैं। इसे हम एक बार देख लेते हैं कि आज जब राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो चुकी है तो बहुत से जो इंडियन हैं वो दूसरे देशों में रहते हैं स्पष्ट रूप से ग्रुप बनाए हुए, और वे साथ साथ रहते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए उन्होंने अपने वहाँ पर राष्ट्रीय ग्रुप बना लिए हैं। और चाहे उनमें आंतरिक रूप से अंतर ही क्यों ना हो, अर्थात जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं हमारे देश के लोग, तो चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वो अंतर, उनके धर्म का अंतर समाप्त हो जाता है और दूसरे देश में जाकर क्या हो जाते हैं, वे सब भारतीय की तरह ही रहते हैं। एन इंडियन क्रिश्चियन इज लुक्ड अपॉन एज एन इंडियन, एक भारतीय ईसाई लुक्ड अपॉन माना जाता है, अपॉन एज एन इंडियन,
एक भारतीय ईसाई एक इंडियन ही माना जाता है। हाउ एवर ही मे गो, ओ सॉरी वेयर एवर ही मे गो, चाहे वो जहाँ भी चला जाता है। एक भारतीय क्रिश्चियन को क्या कहते हैं, उसको इंडियन ही बोलेंगे, उसको क्या कहते हैं, किसी और देश का नहीं बोलेंगे, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना चला जाए, चाहे वो ब्रिटेन में चला जाए जहाँ पर ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा ईसाई होते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ये ईसाई है, क्या बोलेंगे, एक इंडियन ईसाई है, ये इंडियन क्रिश्चियन है। एन इंडियन मुस्लिम्स इज कंसाइडर्ड एन इंडियन, एक भारतीय मुसलमान को, एक भारतीय मुसलमान को मुसलमान ही माना जाएगा। इन टर्कीज, चाहे वो टर्की में चला जाए और अरबिया और अरब में चला जाए और ईरान या फिर ईरान में चला जाए और एनी अदर कंट्री या फिर किसी और देश में चला जाए। वेयर इस्लाम इज द डोमिनेंट रिलीजन, डोमिनेंट मीन्स प्रमुख, जहाँ पर कि इस्लाम प्रमुख धर्म रहा हो। कहने का मतलब है कि एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन माना जाए, क्रिश्चियन नहीं माना जाएगा, उसको इंडियन माना जाए, और एक मुस्लिम को भी एक मुस्लिम नहीं माना जाएगा, उसको भारतीय ही माना जाएगा, एक इंडियन ही माना जाएगा, चाहे वो किसी ऐसे देश में चला जाए कि जहाँ पर कि वहाँ का धर्म पूर्ण तरीके से इस्लाम ही क्यों ना रहा हो। जिन देशों का यहाँ पर जिक्र किया है, अरबिया है या फिर ईरान है, तो क्या है, ये मुस्लिम देश हैं। लेकिन यदि हमारे देश का मुसलमान इन देशों में पहुँच जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसे मुस्लिम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इंडियन ही बोलेंगे। अगर बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे, इंडियन मुस्लिम्स ही बोलेंगे, खाली मुस्लिम उसको नहीं बोल सकते। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ अस, हम सब, ऑल ऑफ अस हम सब, आई सपोज ऐसा मैं मानता हूँ, हैव वेरियस पिक्चर्स ऑफ आवर नेटिव लैंड, हैव वेरियस पिक्चर्स ऑफ आवर नेटिव लैंड, हमारे मातृभूमि की अलग अलग तस्वीर होती है, अलग अलग हमारी मातृभूमि के प्रति हमारी क्या होती है, अलग अलग धारणा होती है और अलग अलग तस्वीर होती है। नो टू पर्सन्स वुड थिंक एग्जैक्टली ए लाइक, नो टू पर्सन्स, दो व्यक्ति विल थिंक एग्जैक्टली लाइक ए लाइक, एक जैसा नहीं सोच सकते, नहीं सोचेंगे। जो हमारा देश है बहुत विशाल देश है, तो जो जिस जगह रह रहा है वो उसी जगह के बारे में सोचेगा कि मेरा देश ऐसा है, और जहाँ पे जो जीवन यापन होता है तो वो ही सोचेगा कि हमारे देश में ऐसा ही जीवन यापन है। तो दो लोग कभी भी अपने देश की एक सी तस्वीर नहीं बना के रख सकते। ऐसी चीज़ समझा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के। व्हेन आई थिंक ऑफ इंडिया, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, ऐसा कहते हैं लेखक, व्हेन आई थिंक ऑफ इंडिया, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, आई थिंक ऑफ मैनी थिंग्स, मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। जब मैं सोचता हूँ भारत के बारे में तो मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। ऑफ ब्रॉड फील्ड्स, मैं विस्तृत खेतों के बारे में सोचता हूँ, खेतों या मैदानों में विस्तृत खेतों के बारे में सोचता हूँ। डॉटेड विथ इन्यूमरेबल स्मॉल विलेजेस, जिसमें कि असंख्य, इन्यूमरेबल असंख्य छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। मैं विशाल मैदानों के बारे में सोचता हूँ जब मैं सोचता हूँ भारत के बारे में, तो कि जिसमें बहुत छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, डॉटेड मीन्स बसे हुए हैं। ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, और सोचता हूँ किसके बारे में मैं, कि जो कि नगर बसे हुए हैं और शहर बसे हुए हैं। आई हैव विजिटेड, जिनमें मैं घूमा हूँ, जहाँ पर मैं गया हूँ, मैं उनके बारे में सोचता हूँ। खेतों के बारे में, मैदानों के बारे में सोचता हूँ जिनमें छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, और कस्बों के बारे में सोचता हूँ, और किसके बारे में, शहरों के बारे में सोचता हूँ जिनको मैंने देखा है। ऑफ द मैजिक ऑफ द रेनी सीजन्स, और मैं बरसात के मौसम के जादू के बारे में सोचता हूँ। मैजिक मीन्स जादू, और रेनी सीजन बरसात का मौसम, मैं बरसात के मौसम के जादू के बारे में सोचता हूँ। विच पोर्स लाइफ इनटू द ड्राई पर्च्ड अपलैंड, विच पोर्स, जो कि उड़ेल देती है, कौन, बरसात, जो बरसात उड़ेल देती है, लाइफ जीवन, इनटू द ड्राई पार्च्ड अपलैंड, ड्राई पार्च्ड अप सूखी हुई भूमि, जो कि सूखी हुई उपजाऊ भूमि में उड़ेल देती है। एंड कन्वर्ट्स, और उसको बदल देती है, इट सडनली इनटू ए ग्लिस्टनिंग एक्सपेंस ऑफ ब्यूटी एंड ग्रीनरी,
ग्रीनरी। मैं जब सोचता हूँ भारत के बारे में तो मैं किसके बारे में सोचता हूँ कि मैं उस बरसात के बारे में सोचता हूँ और उस घास के वो बरसात के बारे में सोचता हूँ जो कि सूखी हुई भूमि में सूखी हुई भूमि को अचानक क्या कर देती है, चमकदार विशाल मैदानों में हरियाली को उड़ेल देती है। जब बरसात होती है तो जितने भी सूखे पेड़ पौधे होते हैं सब हरे हो जाते हैं। तो मैं उस बरसात के बारे में भी सोचता हूँ जब भारत के बारे में सोचता हूँ तो। ऑफ ग्रेट रिवर्स एंड फ्लोविंग वाटर्स, और मैं विशाल नदियों के बारे में भी सोचता हूँ। एंड फ्लोविंग वाटर, और बहते हुए पानी के बारे में भी सोचता हूँ। ये बता रहे हैं तस्वीर के, जो तस्वीर होती है भारत देश की किसी कभी भी दो व्यक्तियों की एक से नहीं हो सकती। तो ये अपनी तस्वीर बता रहा है कि मैंने किस किस तरह की तस्वीर अपने मस्तिष्क में भारत की बनाई है। ग्रेट रिवर्स, महान नदियों के बारे में मैं सोचता हूँ। एंड फ्लोविंग वाटर, और बहते हुए पानी के बारे में सोचता हूँ। ऑफ द खैबर पास, और खैबर दर्रे के बारे में सोचता हूँ। जो खैबर पास है जो अफगानिस्तान को इंडिया से जोड़ता है उसके बारे में सोचता हूँ मैं। इन ऑल इट्स ब्लीक सराउंडिंग, ब्लीक मीन्स बंजर या अनुपजाऊ है, सराउंडिंग जिसके चारों तरफ फैला हुआ है, जिसके खैबर दर्रे के चारों तरफ अनुपजाऊ या फिर बंजर मैदान फैला हुआ, उसके बारे में सोचता हूँ। वो भी मतलब मेरे मन में भारत की तस्वीर ऐसी भी बनती है। ऑफ द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, और मैं भारत के दक्षिण के सिरे के बारे में सोचता हूँ। जो हमारा भारत है, हम जानते हैं कि उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में जो है कन्याकुमारी तक है। तो वो उस साउथ से लेकर और नॉर्थ तक सोचते हैं भारत के बारे में कि मेरा भारत ऐसा है। ऑफ पीपल, और मैं यहाँ के लोगों के बारे में सोचता हूँ। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से। एंड इन द मास, और समूह के रूप में। जब मैं भारत की तस्वीर मेरे मस्तिष्क में बनती है तो एक व्यक्ति के रूप में बनती है, और फिर वह क्या कहते हैं, लोगों के समूह के रूप में भी भारत की तस्वीर मेरे मस्तिष्क में बन जाती है। एंड अबोव ऑल, और इन सबसे ऊपर। एंड अबोव ऑल, और इन सबसे ऊपर। ऑफ द हिमालयाज, मैं हिमालय के बारे में भी सोचता हूँ कि भारत क्या है, हिमालय भी है। भारत के बारे में सोचता हूँ मैं। स्नो कैप्ड, जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, स्नो कैप्ड बर्फ़ से ढका हुआ। और सम माउंटेन वैली इन कश्मीर, और मैं कश्मीर की कुछ घाटियों के बारे में भी सोचता हूँ। जब मस्तिष्क में मेरी तस्वीर बनती है भारत की, ये ऐसा कह रहे हैं नेहरू जी, तो मेरे मस्तिष्क में माउंटेन वैली इन कश्मीर, कश्मीर की पर्वतों की घाटियों की तस्वीर भी बनती है, उनके बारे में भी सोचता हूँ। इन द स्प्रिंग कवर्ड विथ न्यू फ्लावर्स, और मैं बसंत ऋतु के बारे में सोचता हूँ जो कि कवर्ड विथ न्यू फ्लावर्स, जो कि नए फूलों से भर जाती है। जो कश्मीर की घाटी हैं, जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, क्या कहते हैं, वो सब फूल देते हैं। तो बसंत ऋतु में सब वहाँ पे फूल ही फूल होते हैं। तो उनके बारे में भी ये लेखक कह रहे हैं कि मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि भारत की तस्वीर मेरे मस्तिष्क में ऐसी भी बनती है। एंड विथ ए ब्रूक, ब्रूक मीन्स झरना, और मैं एक झरने के लिए भी सोचता हूँ। बबलिंग एंड गर्गलिंग थ्रू इट, जिसमें कि बुलबुले उठते हैं। एंड गर्लिंग थ्रू इट, और इसमें से कलकल की आवाज़ आती है। जब बात भारत की होती है तो मेरे मस्तिष्क में ये सारी तस्वीरें जो हैं ऊपर बताई हैं इन्होंने, नेहरू जी ने, ये मेरे उनके मस्तिष्क में सब आ जाती हैं। वी मेक एंड प्रिजर्व द पिक्चर्स ऑफ आवर चॉइस, वी मेक एंड प्रिजर्व द पिक्चर्स ऑफ आवर चॉइस, हम बनाते हैं और संजो लेते हैं। प्रिजर्व मीन्स संजो लेते हैं, हम बनाते हैं और संजो लेते हैं। द पिक्चर्स ऑफ आवर चॉइस, अपने चॉइस के या अपनी इच्छा की तस्वीर को हम बना लेते हैं। अपने देश की तस्वीर को अपने इच्छा के अनुसार हम ढाल लेते हैं। एंड सो आई हैव चूजन दिस माउंटेन बैकग्राउंड, और इसलिए आई हैव चूजन, मैंने चुना है, द माउंटेन बैकग्राउंड, पर्वतीय पृष्ठभूमि को, और इसलिए मैंने पर्वतीय पृष्ठभूमि को चुना है। किसने चुना है? अपने मस्तिष्क में भारत की तस्वीर बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मैंने पर्वतीय पृष्ठभूमि को चुना है। रेदर देन द मोर
नॉर्मल पिक्चर ऑफ ए हॉट सब ट्रॉपिकल कंट्री की अपेक्षा, रेदर देन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, ए मोर नॉर्मल पिक्चर, उस सामान्य चित्र की अपेक्षा, ऑफ ए हॉट उष्ण सब ट्रॉपिकल उपोष्ण उपोष्ण कटिबंध की अपेक्षा मैंने जो है अपने मस्तिष्क में किसे चुना है, पर्वतीय पृष्ठभूमि को मैंने चुना है। जो चित्र बनाया है मैंने, जहाँ पे अधिक सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण, जहाँ पर कि गर्मी कम पड़ती है, और हॉट जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, उसकी अपेक्षा मैंने किसे चुना है, माउंटेन बैकग्राउंड को चुना है। बोथ पिक्चर्स वुड बी करेक्ट फॉर इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम द ट्रॉपिक्स राइट अप टू द टेम्परेट रीजन्स। बोथ पिक्चर्स वुड बी करेक्ट, दोनों ही चित्र सही होंगे फॉर इंडिया, भारत के लिए। जो चित्र हम बनाते हैं अपने मस्तिष्क में भारत का, तो इन्होंने क्या बनाया है, अपने मन में माउंटेन बैकग्राउंड बनाया है, और इन्होंने ट्रॉपिकल को नहीं चुना है, सब ट्रॉपिकल को नहीं चुना है, ना कि इन्होंने ना ही हॉट को चुना है। तो ये कह रहे हैं दोनों ही चित्र सही होंगे भारत के लिए। इंडिया स्ट्रेच, भारत चूंकि भारत फैला हुआ है, दोनों ही चित्र सही होंगे क्योंकि भारत फैला हुआ है, फ्रॉम द ट्रॉपिक्स उष्ण कटिबंध से, चूंकि भारत फैला हुआ है उष्ण कटिबंध से, राइट अप टू द टेम्परेट रीजन, कहाँ तक, जहाँ की टेम्परेट मीन्स समशीतोष्ण, जो कि समशीतोष्ण क्षेत्र तक फैला हुआ है, अर्थात ट्रॉपिक उष्ण कटिबंध से और समशीतोष्ण कटिबंध तक भारत फैला हुआ है। तो इसलिए जो भारत के चित्र हैं दोनों ही सही होंगे। फ्रॉम नियर द इक्वाटर टू द कोल्ड हार्ट ऑफ एशिया, इक्वाटर मीन्स भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से और जे शीतोष्ण एशिया के सबसे अधिक ठंडी पड़ने वाले स्थान तक भारत जो है फैला हुआ है। कोल्ड हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडे स्थान तक और जहाँ की बहुत अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ तक भारत फैला हुआ है। तो ये छात्रों व साथियों, ये अध्याय समाप्त होता है और आपको मैंने समझाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। कृपया कमेंट बॉक्स में हमारी हमारी गलतियों को भी मेंशन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।